हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के GS मैंने इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हमें हिस्ट्री, जो बहुत परीक्षा उपयोगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध से। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण क्या थे? मराठों के बीच की लड़ाई, सवाई माधवराव जिसे नाना फडणवीस की सहायता प्राप्त थी एवं उसके चाचा रघुनाथ राव के बीच। अंग्रेजों द्वारा रघुनाथ राव की मदद, इस कारण इस लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का घटनाक्रम: 1776 ईस्वी में मराठों ने तेलेगांव में अंग्रेजों को पराजित किया। 1779-80 ईस्वी में गोंडार्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना का कलकत्ता के मध्य भारत होते हुए अहमदाबाद आई एवं रास्ते में उसने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। 1781-82 ईस्वी तक 2 वर्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का महत्व एवं परिणाम: 1782 ईस्वी में सालाबाई संधि, जिसमें वस्तु स्थिति का बना रहना एवं मराठों के साथ अंग्रेजों का 20 वर्ष तक शांति बनाए रखने का वादा किया। इस संधि से अंग्रेजों को मराठों की मदद मिली, जिससे हैदर अली पर दबाव बनाने एवं उसके क्षेत्रों पर कब्जा स्थापित करने में सहायता मिली। इस संधि से अंग्रेजों ने अपने को भारतीय शक्ति के सामूहिक विरोध से बचा लिया एवं दूसरी तरफ भारतीय शक्ति को विभाजित करने में सफलता प्राप्त की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण: लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा मराठों के आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी करने की नीति अपनाना एवं उन पर सहायक संधि लागू करने की इच्छा उस पर निर्भर थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक मराठों के सभी बुद्धिमान एवं अनुभवी शासकों के मर जाने से अंग्रेजों को अवसर प्राप्त हुए। मराठा सरदारों में एक भाई द्वारा दूसरे भाई की हत्या क्रम जारी रहा, जिसके चलते पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन में 1802 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का महत्व एवं परिणाम: 1803 ईस्वी में वेलेस्ली के नेतृत्व में सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को एसाय और अरगांव में अंग्रेजों द्वारा हटाया गया एवं उनके द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। होलकर को हराने में अंग्रेज असफल रहे तथा राजपुर घाट संधि द्वारा शांति स्थापित की गई। मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश हितों की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद कंपनी का भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कारण: अपनी स्वतंत्रता खो देने के कारण मराठों का अंग्रेजों से द्वेष उत्पन्न। अंग्रेज अफसरों द्वारा मराठा सरदारों पर कठोर नियंत्रण किया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का महत्व एवं परिणाम: पेशवा को गद्दी से हटाकर उसके संपूर्ण अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर अंग्रेजों द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी स्थापित की गई। मराठों के आत्मगौरव को रखने के लिए पेशवा की भूमि से सतारा राज्य की स्थापना की गई। मराठा सरदारों के बड़े भूभाग पर कंपनी का अधिकार हो गया। इस युद्ध के बाद मराठा सरदारों का अंग्रेजों का दयापत्र बन जाना। आंग्ल मराठा संधियां: सूरत की संधि 1775 ईस्वी। सलसेती और बैसिन के द्वीपों पर अधिकार करने के लिए बहुत लंबे समय से बम्बई प्रेसिडेंसी पर निदेशक मंडल दबाव बना रहे थे। इसी बीच पेशवा माधवराव की 1772 ईस्वी में मृत्यु हो गई और रघुनाथ राव और नारायण राव के बीच गद्दी की लड़ाई होने लगी, जो कि अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुई। 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव द्वारा नारायण राव की हत्या करने के बाद मराठा सरदार नाना फडणवीस उसके विरुद्ध हो गए, जिससे रघुनाथ राव सूरत भाग गया, जहां उसने कंपनी से मदद के लिए मांग की। बम्बई सरकार ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी:
कंपनी एवं पूर्व पेशवा के बीच हुई संधियों को प्रमाणित किया गया। अंग्रेजों द्वारा राघोवा को पेशवा की उम्मीदवारी में मदद करने के लिए 2500 सैनिकों का दल भेजा गया। राघोवा द्वारा अंग्रेजों के संरक्षण में 6 लाख रुपए के गहने बंधक दिए गए और सैनिकों के रखरखाव के लिए प्रतिवर्ष 50,000 रुपये देने का वादा किया गया। नसीन, सलसेती और बम्बई के पास 4 द्वीपों को वह अंग्रेजों को हमेशा के लिए सौंपने को तैयार हो गया। बंगाल एवं कर्नाटक पर मराठों द्वारा आक्रमण नहीं किया गया और बिना अंग्रेजों के राघोवा पूना के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस युद्ध के बाद कंपनी पूरी तरह से आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ गई। परंदर की संधि 1776। बम्बई प्रेसिडेंसी द्वारा 1773 ईस्वी में रघुनाथ राव की पेशवा की उम्मीदवारी के दावे के लिए दी गई मदद को कलकत्ता काउंसिल द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया एवं उन्होंने पूना के पेशवा दरबारियों से पुनः बातचीत करने को कहा एवं उनके बीच 1 मार्च 1776 ईस्वी में जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी सलसेती एवं उसके आसपास के द्वीपों पर अधिकार कायम रखेगी। पूना द्वारा 12 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में देने का वादा किया गया। कंपनी का गुजरात के उन क्षेत्रों पर अधिकार कायम रहेगा जो उन्हें रघुनाथ राव या गायकवाड़ द्वारा दिए गए थे। राघोवा एवं गायकवाड़ के साथ हुई संधि खत्म कर दी गई एवं पेशवा के दरबारियों के साथ 1739 एवं 1756 ईस्वी में पुनः संधि की गई। बड़गांव की संधि 1779। 12 जनवरी 1779 को कंपनी के सिपाहियों का बड़गांव में इकट्ठा होना एवं उनके उपदूत के परिणाम स्वरूप यह संधि 16 जनवरी 1779 को मराठा के सरदार महादजी सिंधिया एवं बम्बई सेना के संचालक कर्नल जॉन काबक के बीच हुई, जिसमें बम्बई सरकार रघुनाथ राव को संरक्षण नहीं देगी। 1773 ईस्वी में पहले जिन्हें क्षेत्रों को अधिकृत किया गया था इस संधि के द्वारा वापस कर दिए गए। बंगाल से आ रही सेना रोक दी जाएगी और 41,000 रुपये एवं विलियम फार्मर और चार्ल्स स्टेवोर्क को इस शर्त के पता पूरा होने तक जमानत पर रखे जाएंगे। बाद में बम्बई एवं बंगाल दोनों सरकारों ने इस संधि को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनके द्वारा कहा गया कि कर्नल कानेक अपने अधिकृत क्षेत्र के बाहर जाकर यह संधि की थी। सालवाई की संधि 1782। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। सालवाई ग्वालियर से 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ 17 मई 1782 ईस्वी को पेशवा माधव राव के कार्यवाहक महादजी सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करते हुए एक संधि हुई, जिसकी शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए पेशवा एवं गुजरात में गायकवाड़ के सभी क्षेत्र वापस कर दिए गए। सलसेटी और इसके 3 पड़ोसी द्वीप तथा भरोच शहर अंग्रेजों के अधिकार में रखे गए। कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को दिए गए संपूर्ण क्षेत्र मराठों को वापस कर दिए गए। कंपनी द्वारा रघुनाथ राव की मदद एवं संरक्षण नहीं देने का वादा किया गया। पेशवा को हैदर अली द्वारा ब्रिटिश क्षेत्र पर किए गए दावे से मुक्त करना। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर और सहयोगियों पर आक्रमण नहीं करना, जबकि अंग्रेजों की अनुमति के बिना पेशवा द्वारा किसी यूरोपीय शक्ति को अपने अधिकृत क्षेत्र में स्थापित न करना, उनकी सहायता नहीं करना। कंपनी को प्राप्त व्यापारिक सुविधाएं जारी रखना। यह संधि कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि इससे कंपनी एक निर्णायक भविष्य की तरफ बढ़ी। इस संधि से कंपनी की मराठों के 20 वर्षों तक शांति व्यवस्था बनी रही और इस तरह बिना किसी कठिनाई से व्यवस्थित होने एवं भारतीय राजनीति में पकड़ बनाने में सहायता मिली। बसीन की संधि 1802। 17 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेज एवं पेशवा के बीच एक सहायक संधि हुई, जिसमें पेशवा ने लगभग अपना एवं अपने लोगों की स्वतंत्रता के साथ ही समझौता कर लिया। इस संधि के अनुसार पेशवा निम्न शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। एक सहायक सेना जिसमें
6000 पैदल सैनिक और उसी अनुपात में तोपखाने, जिसके रखरखाव का प्रति वर्ष 25 लाख रुपए खर्च था। अंग्रेजों के किसी भी विदेशी विरोधी नागरिक को अपने सेवा में नहीं रखने के लिए तैयार होना। निजाम एवं गायकवाड़ के साथ अपने मतभेदों को दूर करने के लिए अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार करना और अन्य किसी भी राज्य से अपने मतभेदों को दूर कराने की कोशिश नहीं करना। किसी भी राज्य के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने के पूर्व कंपनी का आदेश लेना। सूरत शहर से अपने सभी अधिकार एवं दावे वापस लेना। 16 दिसंबर 1803 को एक परिशिष्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें एक घुड़सवार सेना का दास्ता अंग्रेजी सेना में शामिल किया गया। बसीन की संधि से अंग्रेजों को पेशवा के आंतरिक कार्यों में दखलंदाजी करने का अधिकार प्राप्त हो गया। कुछ मराठा सरदारों द्वारा इसका विरोध करने के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन मराठों का विघटन हुआ। आधुनिक इतिहासकार इस संधि को अंग्रेजों का भारत में प्रभुत्व स्थापित करने की एक प्रबल घटना मानते हैं। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोंसले एवं कंपनी के बीच यह संधि हुई। इस संधि के अनुसार भोंसले निम्न शर्तों को मानने के लिए तैयार हुए: कटक एवं बालासोर छोड़ देना एवं मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों को मिलाने के लिए पूर्वी समुद्री किनारे को कंपनी के अधिकार में दे देना, अपनी सेवा से सभी विदेशियों को निकाल देना, निजाम एवं पेशवा के साथ अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए अंग्रेजी की मध्यस्थता स्वीकार करना, मराठा सरदारों से स्वयं एवं अपने उत्तराधिकारियों को दूर रखना, अपने दरबार में एक अंग्रेजी दरबारी रखना। माउंट स्टोट एल्फिन स्टोन इस पद पर नियुक्त हुए। सूरजी अर्जगांव की संधि 1803 ईस्वी। 30 दिसंबर 1803 को इस संधि के अंतर्गत निम्न शर्तें मानने को राजी हुए: गंगा एवं यमुना के बीच के क्षेत्र को छोड़ देना, दिल्ली, आगरा एवं अन्य राजपूत राज्यों पर से अपना नियंत्रण हटा लेना, अपने दरबार में एक अधिकृत मंत्री रखना। जॉन मालखोन प्रथम अंग्रेजी दूत के रूप में इस पद पर नियुक्त हुआ। बुंदेलखंड, अहमदनगर, भरूच के भाग एवं अजंता पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्रों का आत्मसमर्पण करना। बसीन की संधि मानना। पेशवा, मुगल बादशाह, निजाम एवं गायकवाड़ के ऊपरी सभी दावों का त्याग करना एवं कंपनी को संप्रभुता शक्ति के रूप में स्वीकार करना। अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखना। कंपनी के बदले में कंपनी ने निम्न शर्तें पूरी करने का वादा किया: सिंधिया को पैदल सेना की 6 बटालियन देना, जिसका खर्च उसके द्वारा दिए गए क्षेत्रों से प्राप्त भूमिकर से दिया जाएगा। असीरगढ़, बुरहानपुर, पोवंदुर, दोहद, खांडेस और गुजरात के क्षेत्रों को भोंसले को सौंपना। 27 फरवरी 1804 ईस्वी बुरहानपुर की एक अन्य संधि द्वारा अंग्रेजों ने उन्हें एक सहायक सेना की सहायता दी। राजपुर घाट की संधि 1805। यह संधि 24 दिसंबर 1805 ईस्वी को हुई, जिसमें यशवंतराव होलकर निम्न शर्तें मानने के लिए तैयार हुए: बूंदी हिल के उत्तरी क्षेत्रों पर अपना दावा समाप्त करना, अपनी सेवा में किसी यूरोपीय को नहीं लगाना, मालवा एवं मेवाड़ में होलकरों का अधिकार एवं चंबल के दक्षिणी शासकों को नहीं छोड़ना। कंपनी द्वारा ताप्ती नदी के दक्षिण अधिकृत क्षेत्र को वापस करना। 2 फरवरी 1806 ईस्वी को अंग्रेजों ने बूंदी हिल के उत्तरी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया तथा इसी संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया। पूना की संधि 1817। अंग्रेजों को यह भय था कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय उनसे विरोध की भावना रखते हुए अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। अतः 13 जून 1817 ईस्वी को बसीन की संधि को पूरा करने के लिए एक नई संधि अंग्रेजों एवं पेशवा के बीच हुई। इस संधि में पेशवा निम्न शर्तों को मानने के लिए तैयार हुए: अंग्रेजों को कुछ और भूमि हमेशा के लिए देना, बसीन की संधि मानना जो नई संधि के विरुद्ध नहीं थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी।
पिंडारियों के विरुद्ध अपनी तैयारी के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग एवं दौलतराम सिंधिया के बीच 5 नवंबर 1817 को एक संधि हुई, जिसमें दोनों पक्ष पिंडारियों एवं अन्य लुटेरों के विरोध में अपनी सेना तैनात करेंगे। सिंधिया पिंडारियों की पुनः नियुक्ति नहीं करेगा और न मदद करेगा। सिंधिया पिंडारियों के विरुद्ध 5000 घुड़सवार तैयार करेगा। सिंधिया अंग्रेजों की सहायता के बिना अपनी सेना की स्थिति परिवर्तन एवं उनकी बढ़ोतरी नहीं करेगा। हांडी एवं असीरगढ़ के किलों में ब्रिटिश सेना को जानने की अनुमति। अरजानगांव और सूरजी की संधियों के होने के बावजूद अंग्रेजों को उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी और चंबल के किनारों के अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने में छूट होगी। 22 नवंबर 1805 ईस्वी में हुई सूरजी, अरजानगांव एवं मुस्ताफुर की संधियां, जो कि नई संधि से प्रभावित नहीं थी, पूरी तरह से लागू रहेंगी। इस संधि से सिंधिया को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मूक दर्शक बना दिया। मंदसौर की संधि 1818। यह संधि 6 जनवरी 1818 को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान मल्हार राव होलकर द्वितीय द्वारा की गई, जिसमें होलकर द्वारा निम्न शर्तें मानी गई। पिंडारी प्रमुख नवाब मीर अली खान को ब्रिटिशों द्वारा आश्वासन तथा उसको दिए गए क्षेत्रों पर कोई भी दावा नहीं करना। कोटा के राजा जालिम सिंह द्वारा लिए गए 4 फरगना क्षेत्र हमेशा के लिए वापस करना। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी एवं करौली के राजाओं पर लागू कर एवं उपहार के दावे को अंग्रेजों को देना। बंदी पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्रों पर से अपना दावा छोड़ना। सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी क्षेत्रों को अंग्रेजों को देना। एक ब्रिटिश रक्षक सेना क्षेत्र को उसकी आंतरिक सुरक्षा का वादा करना। कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखना। अधिकृत ब्रिटिश मंत्री को दरबार में रखना। इसके बदले में अंग्रेजों ने पेशवा और उसके उत्तराधिकारियों को मल्हार राव एवं उसके उत्तराधिकारियों पर किसी भी प्रकार का दावा और संप्रभुत्व अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देने का वादा किया। आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में अव्यवस्था। खरक सिंह, निहाल सिंह एवं शेर सिंह, तीनों शासकों की 1839 एवं 45 6 साल के अंदर हत्या। रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह का 1845 ईस्वी पर गद्दी पर बैठना। सेना खालसों पर नियंत्रण अभाव। 1833 ईस्वी में अंग्रेजों की पंजाब में घेराबंदी की नीति अपनाना। फिरोजपुर एवं शिखरपुर में क्रमशः 1835 एवं 36 कब्जा। लुधियाना एवं सिंध में 1838 में ब्रिटिश रेसिडेंसी की नियुक्ति और उनकी सैनिक तैयारियां, जिसमें 1836 ईस्वी में सैनिकों की संख्या 2500 से बढ़ाकर 1843 ईस्वी में 14000 हो गई थी। 1843 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सिंध पर किए गए कब्जे से सिख सेना की संदेह पुष्टि। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का घटनाक्रम। प्रधानमंत्री लाल सिंह के नेतृत्व में सिख सेना को 1845 ईस्वी में मुंडकी में सर हग गफ द्वारा अपना हराया जाना। 1845 ईस्वी में सेनापति तेज सिंह की नेतृत्व वाली सिख सेना को अंग्रेजों द्वारा हराया जाना। रंजपुर सिंह मंझी दिया के नेतृत्व की सिख सेना को हैरी स्मिथ द्वारा संचालित ब्रिटिश सेना द्वारा 1846 ईस्वी में हराया जाना। 1846 ईस्वी में स्मिथ द्वारा अलीवाल एवं सोबराव में सिखों की हार और अंग्रेजों द्वारा सतलुज पार करके लाहौर पर कब्जा करना। इसमें सोबराव की लड़ाई भारतीय इतिहास की भीषण लड़ाई में से एक मानी जाती है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के महत्व परिमाण। मार्च 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि के साथ इस युद्ध का अंत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जालंधर दोआब में 1/2 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए अंग्रेजों को हर्जाने के रूप में दिए गए। इस राशि का आधा भाग सिखों द्वारा भुगतान किया गया और शेष अंग्रेजों द्वारा कश्मीर पर अधिकार कर प्राप्त किया गया, जिसे बाद में कंपनी द्वारा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस का ब्रिटिश रेसिडेंस के रूप में लाहौर में नियुक्ति होना। दिलीप सिंह को पंजाब का शासक और रानी जिंदन को
रीजेंट के रूप में प्रमाणित किया गया। सिख सेना में कमी करना एवं इसके शासकों द्वारा अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखना। ब्रिटिश सेना को जब भी जरूरत हो तब सिखों के अधिकार क्षेत्र से आने जाने की अनुमति प्राप्त थी। इसके कुछ दिनों बाद ही दिसंबर 1840 ईस्वी में भैरोवाल की संधि हुई जिसमें रानी जिंदन को रेजिडेंट पद से हटाया जाना तय हुआ एवं रेजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 8 सिख सरदार थे और इसका प्रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस था। एक ब्रिटिश सेना लाहौर में स्थापित की गई जिसके लिए सिखों को 22 लाख रुपए देने का वादा किया गया। भारत में गवर्नर जनरल को पंजाब के किसी भी क्षेत्र को अपने अधिकार में करने का अधिकार द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के कारण सिख सेना द्वारा अपने पहले युद्ध के दमन का बदला लेने की इच्छा, पंजाब पर ब्रिटिश नियंत्रण के सिख सरदारों में असंतोष, रानी जिंदन के साथ अंग्रेजों का बुरा व्यवहार, सबसे पहले उसे शेखपुर एवं बाद में बनारस भेजा जाना और उसकी पेंशन में कमी करना, मुल्तान के गवर्नर मूलराज का विद्रोह, वहां भेजे गया 2 प्रशासनिक अंग्रेज अधिकारी बेस एग्न्यू लेफ्टिनेंट एंडरसन की हत्या हो जाना, मूलराज के दमन के लिए मुल्तान भेजे गए शेर सिंह द्वारा विद्रोह में शामिल हो जाने से सभी सिख सरदारों एवं सिख सेना द्वारा आम विद्रोह की घोषणा करना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के घटनाक्रम 1848 ईस्वी में शेर सिंह एवं ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गफ के बीच रामनगर की लड़ाई एवं 1849 ईस्वी में चिलियावाला युद्ध में दोनों लड़ाइयां बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। लॉर्ड गफ द्वारा मुल्तान पर अधिकार और मूलराज द्वारा आत्मसमर्पण, जिसे बाद में देश निकाला दिया गया। 1849 ईस्वी में गुजरात लड़ाई में चेनाब शहर के निकट गुफ द्वारा सिखों की पूरी तरह से पराजय, शेर सिंह एवं अन्य सिख सरदारों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के महत्व एवं परिणाम, पंजाब पर लॉर्ड डलहौजी का अधिकार, दिलीप सिंह को पेंशन देकर हटाया जाना तथा रानी जिंदन के साथ उसे वापस इंग्लैंड भेज देना। 1849 ईस्वी में पंजाब के प्रशासन के लिए 3 कमिश्नरों की परिषद, लॉरेंस का भाई जॉन हेनरी तथा चार्ल्स जी मैसल की नियुक्ति, परिषद को हटाया जाना एवं सर जॉन लॉरेंस की 1853 ईस्वी में पंजाब के प्रथम मुख्य कमिश्नर के रूप में नियुक्ति। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो साथ से मिलते रहें। धन्यवाद।